नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हमने मानव विकास के क्रम को जानने का प्रयास किया है। इससे पहले एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको पहले देख लीजिए तो आपके अंदर एक इतिहास को लेकर के एक समझ विकसित होगी। दूसरी चीज़ है कि ये जो हमारा आज का मानव है वो इतिहास में किन किन चरणों से होकर के यहाँ तक पहुँचा है, उन्हीं चरणों को समेटने का मैंने यहाँ पे प्रयास किया है। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से उसके प्रारंभिक चरणों में जाएंगे और अपने ये पाषाण काल जो है, इस पाषाण काल को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि मानव का प्रारंभिक चरण है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों। देखिए, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक वो जिसका प्रमाण हमारे पास नहीं है, दूसरा वो प्रमाण तो है लेकिन वो पढ़ा नहीं गया है, तीसरा वो जिसका प्रमाण लिखित में हमारे पास है और वो हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो आपका लिखा नहीं गया है, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उसको बोलते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल। और जो लिखा तो है लेकिन पढ़ा ही नहीं गया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा हुआ प्रमाण तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, तो उसको बोल दिया है आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं उसको। और जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण है, जैसे वेद है, हमारे पुराण हैं और अंगुत्तर निकाय है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐतिहासिक काल में आती हैं, जो हमारा लिखा हुआ इतिहास है। अब बात करते हैं जो एक 1820 में एक जॉर्गन थॉमस नामक व्यक्ति हुए थे। उन्होंने धातु के प्रयोग के आधार पर इसी कालों को 3 खंडों में विभाजित किया, वो भी यही है। इनको प्रागैतिहासिक काल जहां बोला गया, इन्होंने इसको पाषाण काल बोला, क्योंकि यहाँ मानव धातु के प्रयोग के आधार पर है ना। तो धातु के प्रयोग के आधार पर इसमें जो धातु सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है वो पाषाण होता है, यानी पाषाण का मतलब पत्थर। और यहाँ पर वो कांसा का यूज करता है। कांसा तांबा और टिन को बनाई जाने वाली धातु है। जाहिर सी बात है कि तांबा और टिन का यहाँ पे मानव यूज करना स्टार्ट कर देता है, और इससे पहले एक तांबा यूज करेगा तो एक ताम्रयुगीन सभ्यता भी आती है, वो इससे जस्ट पहले का काल है, वो कुछ समय के लिए जो जॉर्वे संस्कृति में हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर जब वो कांसा और टिन को, तांबा और टिन को यूज कर लेता है तो वो बना देता है कांसा, और इसी को बोला जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। जब वो आगे चलता है तो वो यहाँ पर लोहे का प्रयोग स्टार्ट कर देता है, और इसी को बोला गया है लोह युग। इसमें इंसान, और इस लोह युग के बाद आपका उत्तर वैदिक काल में ये सब चीज़ें चलती हैं, और उसके आज लोह का काल शुरू हो जाता है। अब ये जो आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल है, अभी आज के वीडियो में हम इनको नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो ये है प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। आप समझो, जिस चीज़ का कोई लिखित प्रमाण हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ें एग्जैक्टली यही रही होंगी, क्योंकि जब किसी ने लिखी नहीं है। तो ये वाली चीज़ें जो है, ये खोज के आधार पर जहाँ जहाँ जैसे कोई खोज हुई, कोई पुरानी हड्डियाँ मिल गई, या खोपड़ी का कंकाल मिल गया, या मृदवान मिट्टी के बर्तन मिल गए, या चावल के अवशेष मिल गए, तो हम उनके आधार पर उनकी कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग वो प्रणाली है जिससे आयु की गणना की जाती है। तो उस काल में हम पहुंच जाते हैं, कार्बन डेटिंग करके हम उस काल के आयु का निर्धारण कर लेते हैं। ये जो वस्तु हमें मिली है वो उस काल की रही होगी, उसके आसपास रही होगी। तो यहाँ पर इस पाषाण काल को, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, पाषाण काल, इसी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और इसके बाद का काल है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो अवधि माना जाता है वो 25 लाख बीसी से और 10,000 बीसी। समझ रहे हैं? अब आप ये बीसी और एडी आप नहीं अगर समझते हैं तो इसको समझ लीजिए। ये बीसी बोलता है बिफोर क्रिस्ट, और एडी होता है एना डोमिनी। यहाँ पर ईसा मसीह के
जन्म से पहले का ये काल है और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल है। तो यहाँ पर ये इन्होंने डिवाइडेशन किया हुआ है। ये 0 से स्टार्ट होता है और इधर जाएंगे तो ये माइनस होना चाहिए ना, -1 माइनस इस तरह से होता है। तो ऐसे यहाँ +1 +2 होता है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसको इसी चीज को बोला है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, और इसी चीज को यहाँ पे बोला है ईसवी। आगे ईसवी चलती जाएंगी, इधर साइड में ईसवी और इधर साइड में ईसा पूर्व, समझ गए ना। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, ये बीसी, इसको हम बीसी भी बोलते हैं, बीसी, और इधर एडी भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे बीसी है, 10,000 बीसी तक चलता है, 25 लाख से, बहुत पीछे से चलता है 25 लाख से और 10,000 बीसी। इधर यहाँ क्या है, 10,000 बीसी से 7,000 बीसी तक चलता है, कहीं ये 4,000 भी मिलेगा, 6,000 भी मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। आयु देखिए, जब कोई लिखित प्रमाण कहीं है ही नहीं, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट दी हुई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर जो एक्चुअल डेट है उसको लेने की कोशिश की है। तो यहाँ पर क्या है, ये 9,000 है 90 साल काल का बीसी से, और 1,000 बीसी तक ये चलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 9,000 है और यहाँ पे 10,000 से ले रहे हैं, और यहाँ पे 7,000 तक लिया है, और यहाँ पर 1,000 है। आप इसको देख रहे हैं, ये 10,000 से स्टार्ट 7,000 तक, और 9,000 से स्टार्ट ये जो है 1,000। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं संक्रमण, इसको संक्रमण काल की स्थिति बोलते हैं। कि कहीं ऐसा होता है कि पृथ्वी पर कहीं थोड़ा आगे विकास हो गया, हम आपके गांव का उदाहरण लेते हैं, कहीं आपके गांव में एक अच्छी बिल्डिंग बन गई है और कहीं आपका छप्पर पड़ा है। तो ये सोचिए कि कहीं आपका छप्पर है, कहीं बिल्डिंग है, तो ऐसा नहीं कि वो उस काल का नहीं है, छप्पर भी उसी काल का है और बिल्डिंग भी उसी काल की है। कहीं अभी आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार की जो सेंटिनलीज जनजाति है, वहां पर तो आज भी जो है हेलीकॉप्टर अगर जाता तो वो तीर कमान लेकर मार देते हैं, उनके पास तीर कमान है आज के, उनके पास और कुछ साधन ही नहीं है। तो वहां पर ये क्या है कि कहीं विकास, हमारी पृथ्वी पर कहीं विकास है और कहीं आपका पूरा पाषाण आज भी चल रहा है, या आपका 90 साल चल रहा होगा कहीं ना कहीं पे। तो ऐसी चीजें होती रहती है। तो काल को लेकर के ज्यादा आप परेशान ना हो, आप मानव के चरण को समझिए। मानव यहाँ पर 5 लाख ईसा पूर्व इसका अवतरण होता है, 5 लाख ईसा पूर्व। इसके बाद वो यहाँ पर आके देखता है कि मुझे खाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पेट भरना है, आप खाना चाहिए। तो एक कहानी हल्की है, उसको पहले आप समझिए कि मानव खाना और पानी की तलाश में वो भटकता है। तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, नदियों के किनारे किनारे जाता है, जहाँ पानी की प्रचुर मात्रा है, और पानी पीता है अपना, और फिर आके किनारे बैठ जाता है। फिर अरे देखो मृग आ गया, हिरन आ गया, और उसने लिया एक पत्थर वहीं पड़ा और उसने मार दिया, वो खा लिया, और हिरन को खा करके और क्या किया, हड्डियां वहीं छोड़ गया। अब क्या हुआ, पुरापाषाण काल में मानव केवल शिकार करता है और अपना पेट भरता है, कच्चा मांस खाता है। यहाँ पर वो पत्थरों को एक रगड़ता है तो वहाँ पे आग की उत्पत्ति हो जाती है। आग की खोज इंसान यहाँ पे कर लेता है। यहाँ पर केवल देखिए कार्य क्या क्या करेगा, आखेट करेगा, शिकारी बना रहेगा और खाद्य संग्रह की भूमिका निभाएगा, ये काम करता है केवल। इसके बाद जब वो मध्य पाषाण काल में जाता है तो मध्य पाषाण काल में वो यहाँ पर कुत्ते को पालतू जानवर बना लेता है, और जब शिकार के लिए जाता है, शिकारी भी करता है और आखेट भी करता है और खाद्य संग्रह की भी करता है। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि पशुओं को वो पालना सीख जाता है और आग का विधिवत प्रयोग करता है। यहाँ पे आग का यहाँ पे विधिवत वो प्रयोग करना सीख जाता है। और नवपाषाण काल में यही चीजें, पशुपालन तो करता ही करता है, कुत्ता ही पालता है, शिकार भी करता है, आग का प्रयोग करता है और पशुपालन, और यहाँ पे एक कृषि की संकल्पना आ जाती है। वो गेहूं को बोना स्टार्ट कर देता है, चावलों को बोता है। तो क्या है कि उनको काटने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है 3-4 महीने का, और उसके बाद जब वो उन्हें काट पीट करके अपना इकट्ठा कर लेता है, उनको खाना थ्रेसर वो पीट पाट करके बढ़िया गेहूं निकाल लेता है, तो क्या है कि वो वहां पर रुकना पड़ता है। तो वहां पे स्थायी निवास की संकल्पना आ जाती है। पहले यहाँ पे क्या है, वो घुमक्कड़ ही है, घूम ही रहा है, जहां मिला वहां नदी पानी पी लिया, वहीं रहने लगा, फिर वहां से उठ के डेरा वहां कहीं दूसरी जगह चला गया। यहाँ पर वो स्थायी निवास की भी संकल्पना आ जाती है, और जहां स्थायी निवास बन जाता है तो एक समाज की भी परिकल्पना यहाँ पर विकसित हो जाती है। और यहाँ पर यहीं से आपका जो समाज में विघटन है, मतलब समाज के जो डिवाइडेशन है, वो भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखिए कि जो मानव है वो पहिए का भी आविष्कार कर लेता है,
चाक का भी आविष्कार कर लेता है और चाक से बर्तन बना लेना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो उसी गोल चक्री से चरखा का इस्तेमाल करना सीख जाता है और तकली का इस्तेमाल करना सीख जाता है, जिससे वो वस्त्र निर्माण की ओर भी बढ़ता है। आगे अगर इनके हथियारों का देखें तो इनके हथियार जो पुरापाषाण काल के जो हथियार हैं वो होता है आपका क्वार्ज। क्वार्ज से बने हुए होते हैं। एक होता है सल्क, सल्क के बने होते हैं। और इनके औजार स्फटिक के बने होते हैं। स्फटिक को आप समझ लीजिए, स्फटिक एक जैसे फिटकरी नहीं होती है, सफ़ेद एकदम श्वेत फिटकरी, इस तरह से वो चमकीली थोड़े टाइप की, इस तरह का होता है स्फटिक। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। स्फटिक इस प्रकार का होता है, फिटकरी टाइप का, एकदम पारदर्शी, उसके हथियार बने होते हैं। और हथियारों में होता क्या है, औजार होते किसके हैं, जिसमें हाथ की एक कुल्हाड़ी होती है जिसको हैंड एक्स बोलते हैं, एक खुरचनी है, तच्छड़ी है, गड़ासा है और बिदारनी है। ये क्वेश्चन यहाँ से आईएएस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तच्छड़ी, गड़ासा, बिदारनी, खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी, ये हमारे पुरापाषाण काल के औजार हैं। यहाँ पर मध्य पाषाण काल के जो औजार बने थे वो बने थे जैस्पर, चैट और चमकदार जो सेल होते थे उसके बने हुए होते थे। इसमें जो आपका औजार थे उसमें तीर कमान था। यहाँ पर इंसान क्या है कि थोड़ा तीर कमान भी प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास कर लेता है और पत्थर को फेंकने का और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। और इनके जो उपकरण बने होते हैं, ये इसमें लघु पाषाण उपकरण भी होते हैं जो त्रिकोण, जो समबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं, एक अर्धचंद्राकार भी आकार के होते हैं और एक ब्लेड के आकार के भी होते हैं। तो ये सारी की सारे किसके बने होते हैं, चमकदार सेल के, जो सूक्ष्म पत्थर के बने होते हैं। और प्रक्षेपास्त्र तकनीक का भी यहाँ पे विकास हो जाता है, क्योंकि वो पत्थर छोटे होते हैं तो आसानी से पैक करके वो मार देते हैं, और जो बड़े पत्थर होते हैं तो वो थोड़ा नहीं मार पाते, भारी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर नवपाषाण काल के जो औजार बने होते हैं वो बने होते हैं आपके स्लेट के और कठोर पत्थर के, जिसमें आपके जो औजार हैं उसमें पॉलिशदार हथियार, पॉलिशदार कुल्हाड़ी होता है। यहाँ पर अभी कुल्हाड़ी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे इंसान उसको पॉलिश कर देता है, बढ़िया एकदम चमकदार बना के उसको पॉलिशदार हथियार। ये छेनी आ जाती है, यहाँ पे छेनी भी पत्थर, कठोर पत्थर की बनी होती है, सिलेट की बनी होती है। खुरपा है, कुदाल है, हल है, क्योंकि उसे खेती करनी है तो हल की जरूरत पड़ेगी। कुदाल है तो कुदाल में कुदाल है तो उसको जो है कृषि में जरूरत पड़ेगी। खुरपा, छेनी, इन सब को वो यूज करता है। और गेहूं काटने के लिए हसिया और चावल काटने के लिए हसिया का भी प्रयोग यहाँ पे करता है। यहाँ पे अब सबसे जो मेन टॉपिक है वो है आपका प्रमुख स्थल। कहाँ से कौन सी चीजें मिली गई हैं वो हमने स्थल यहाँ पे दिखाए हैं। पुरापाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के और नवपाषाण काल के। जो परीक्षा में पूछा जाता है हमने उन्हीं को समेटने की कोशिश की है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें बहुत सारा आपको फैक्ट मिलेंगे। आप इनको फैक्टों को, और यकीन मानिए ये जो फैक्ट हैं ये सारे के सारे परीक्षा में पूछे हुए फैक्ट हैं, मैंने उन्हीं को यहाँ पे उठाया है। आप खुद देख लेंगे और परीक्षा से अगर पेपर सेट हो तो उससे मिलान करके भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं, अगर आप पुलिस, रेलवे की या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जैसे चावल के अवशेष कहाँ पाए गए, तो उसमें 4 जगह के नाम दे दिए हुए, तो उसमें एक कोल्डिवा भी दिया होगा, तो आप कोल्डिवा पे टिक कर देंगे, काम खत्म। लेकिन अगर यही चीजें अगर पीसीएस या आईएएस में पूछी जाती है तो उसमें बड़ा दिक्कत होती है। उसमें क्या है कि जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, भारत का मैप है, और इसमें जो है वो जगह दे देते हैं 20 स्थलों के जगह दे देंगे, जहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से देते हैं नंबर। और इनमें दे देते हैं, इसमें पहले स्थान पे आपको कोई पुरातात्विक स्थल है तो उसका नाम बनना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब आपको यहाँ एक है और ये जम्मू कश्मीर वाली साइड है, तो पुरातात्विक स्थल कौन सा होगा। अब इसमें या तो लिख देंगे कि पाषाण काल का, पुरापाषाण काल लिख देंगे, यहाँ पे पहला पुरापाषाण काल का बताइए, यह पहला स्थल है। तो यहाँ पे क्या है, ये श्रीनगर है, यहाँ पे क्या है, बुर्ज है, तो बुर्ज में गफ्फार कराल है, तो यहाँ पे भर दो, लिख दो। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पे क्या है, ये तीसरा है। अब ये पार्ट आपको नक्शा देखना पड़ेगा कि ये जो नक्शा है ये पार्ट कौन सा पड़ता है। तो ये हमें लग रहा है कि ये शायद ये वाला जो है ये तो महाराष्ट्र हो गया आपका, और यहाँ पे ये आपका कर्नाटक हो गया। तो कर्नाटक में आपका क्या है, कर्नाटक में आपका कृष्णा घाटी है, तो कृष्णा घाटी को आपको यहाँ पे लिख देना है, तो वो भी एक स्थल है।
ऐसे ही है, जैसे ये आपका राजस्थान है, राजस्थान में ये लिख दिया 5वें नंबर पे मध्यकालीन स्थल बताइए। अब मध्यकालीन स्थल अब आपको दिखेगा ना, ये 5वें नंबर पे ये जो पड़ता है ये राजस्थान में यहाँ पे पड़ता है। तो अब राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में बागौर है, बागौर आप लिख दीजिए, यहाँ पे बागौर है। ठीक है, इस तरह से ये आईएएस में ये फिल करने को आता है मैप 20 नंबर का। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, आप उनको समझने का प्रयास करें। देखिए प्रमुख स्थलों में अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसमें एक है अत्तिरपक्कम, ये तमिलनाडु में पड़ता है अत्तिरपक्कम, और एक होता है हथनोरा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश आपका ये वाला है, ठीक है, और ये अत्तिरपक्कम आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु आपका यहां पड़ेगा। ठीक है, मैप पे भी समझते जाना, क्योंकि मैप से अगर आप समझ रहे हैं तो थोड़ा समझने में आसानी होती है। ये आपका ये तमिलनाडु वाली साइड है। तो यहां पर क्या है कि मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, और आपका भीमपेटका जो मध्य प्रदेश में है, और बेलन घाटी जो यूपी में है। यहां पर आपका जैसे ये मध्य प्रदेश है और यहाँ पे ये यूपी वाला इलाका है इस तरह से, तो यहाँ पे एक मिर्जापुर पड़ता है, यहाँ पर है आपका बेलन घाटी मिर्जापुर में। तो यहाँ से एक नदी निकलती है बेलन नदी, और बेलन नदी टॉन्स में मिलती हुई ये इलाहाबाद में चली जाती है, इलाहाबाद गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और यहीं पे है आपकी सोन अमरकंटक, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, सोन नदी, एक आपकी नर्मदा जो इधर बहती है, और एक निकलती है महानदी जो इधर जाती है। ठीक है, तो ये सोन नर्मदा घाटी बोलते हैं इसको। तो सोन नर्मदा घाटी में भी क्या है, जो ये भीमपेटका और बेलन घाटी, सोन नर्मदा घाटी को भीमपेटका भी बोलते हैं। ठीक है, भीमपेटका के आसपास ही नर्मदा घाटी पे ही बसा हुआ है, भीमपेटका उसके आसपास ही है, तो उसको वही चीज बोल देते हैं। इन तीनों में क्या है कि शैल चित्र पाए गए हैं। शैल चित्र भी जो है हेमेटाइट के बने हैं। हेमेटाइट एक लोहे का अयस्क होता है, उससे पीस करके अयस्क को उसको चित्रकारी को पोत मतलब लगा दिया जाता है, और 3-3 लेयरों में लगाया जाता है, और वो आज भी ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब आपका आता है सोहन घाटी च्वापर चोपिंग संस्कृति, ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ है? यह जो पाकिस्तान वाला इलाका है, यहाँ पे बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान को इसको सोहन घाटी बोलते हैं, और च्वापर चोपिंग भी संस्कृति भी बोलते हैं। सोहन घाटी क्योंकि यहाँ पे एक सोहन नदी बहती है हल्की सी, ठीक है, उसी पे ये संस्कृति बसी हुई है। चापर चोपिंग, एक आईएएस में इतिहास में आया था चापर चोपिंग। तो चापर चोपिंग जो संस्कृति का क्वेश्चन आया था, तो पूछा गया था चापर चोपिंग पे संस्कृति के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये बता दिया है हमने इसका लोकेशन कि ये बलूचिस्तान में है, यहाँ पे चापर चोपिंग। ठीक है, यहाँ पे एक जो है नर्मदा है, समझ रहे हो ना। इनका जो आप है मैप से थोड़ा लेंगे तो एक दिमाग में बैठ जाता है। एक है हैंड एक्स क्लीवर संस्कृति दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत यहाँ जो कर्नाटक वाला और तमिलनाडु वाला इलाका है, यहीं पे हैंड एक्स संस्कृति पनपती है। अगला है कृष्णा घाटी कर्नाटक। ये सारे के सारे पुरापाषाण काल के हैं। कर्नाटक, कृष्णा घाटी कर्नाटक, तो कर्नाटक में है कृष्णा घाटी, आप पहले बता दिया। रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। सोन घाटी नर्मदा घाटी ये मध्य प्रदेश में, ये भी अभी बता दिया है, मध्य प्रदेश में सोन घाटी है। सिंहभूमि बिहार में है, बिहार यहाँ है आपका, बिहार में सिंहभूमि, वहाँ पे भी ये अवशेष सारे मिले हैं, मतलब मिलते हैं। नवासा महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र इधर साइड में महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र में ये नवासा है। ठीक है, तो ये इस काल के मोटा मोटी स्थल है जिनसे ये बहुत सारी चीज़ें, कहीं शैल चित्र मिल रहे हैं, कहीं खोपड़ी मिल रही है, इस तरह से मिलते हैं। अगला है मध्यकाल के प्रमुख स्थल। मध्यकाल के जो स्थल हैं उनमें सबसे प्रमुख स्थल है चापनी मांडा जो इलाहाबाद में है, और सरानहाय ये यूपी में है। ये दोनों के दोनों यूपी में है, सरानहाय और चापनी मांडा। इनसे जो मिले हैं वो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मृदभांड जिनको बोलते हैं, मृदभांड। ठीक है, ये वाले। अगला है दमदमा। दमदमा यूपी में ये एक क्षेत्र है जहां पर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण। यहां पर जो उपकरण है वो जैस्पर, चार्ट, सूक्ष्म पत्थर, चमकदार शैल की तो बने ही हैं, और ये जो बने हैं ये यही वाले हैं, ये जो समबाहु त्रिभुज है, अर्धचंद्राकार आकृति है, और एक ब्लेड के आकार के मिले हैं। बागौर राजस्थान है, और आदमगढ़ एमपी। आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से पशुपालन के अवशेष मिले हैं। ठीक है भैया। और भीमपेटका से
जो एमपी में है और बेलन घाटी जो मिर्जापुर में है। अभी यहाँ पे आप पता है ना, यहाँ पे है आपका मध्य प्रदेश में और यूपी की मिर्जापुर जिले से है ना। ये दोनों के दोनों में क्या है कि शैल चित्र मिले हुए हैं। ये जो शैल चित्र यहाँ भी मिले हैं और इसमें भी मिले हैं, ये जो है ये तीनों काल, ये तीनों जो भीमपेटका और बेलन घाटी में तीनों काल की शैल चित्र हमको दिखाई पड़ते हैं। इस काल के भी मिलेंगे, इस काल के भी और इस काल के भी मिलेंगे। अब बात करते हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों की। इसमें जो प्रमुख स्थल है वो है आपका बुर्जहोम और गुफ्फार कराल। बुर्जहोम क्या है कि बुर्जहोम मिट्टी के अंदर गड्ढा एक बना हुआ है और उसमें सीढ़ियां लगी हुई हैं जिसमें इंसान रहता है। ये कश्मीर में, तो ये बुर्जहोम 12 किलोमीटर उत्तर साइड में बसा हुआ है और ये गफ्फार कराल ये श्रीनगर से 45 किलोमीटर दक्षिण की साइड में है। तो यहाँ पर क्या है कि गर्त होम पाए गए हैं। गर्त होम यानी कि जमीन के अंदर गड्ढा करके इंसान रहता है और वहाँ पे गर्त होम में सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। और इंसान और कुत्ते का जो समाधान है वो भी यहाँ पर गर्त होम में मतलब बुर्ज होम में और गफ्फार कराल में पाया गया है। अगला है आपका कोलडीबा। कोलडीबा यूपी से आपके चावल के अवशेष मिलते हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में है। इसमें कृषि और पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। एक चीज़ और मिली है जिसको ड्रिल औजार बोलते हैं। इससे ये ड्रिल औजार से अपने जो औजार हैं उनको चमकीला और नुकीला बनाया करता था ये ड्रिल। अगला है लोहरा देव। ये भदोई में है यूपी में और ये सबसे प्राचीन माना गया है। इसमें चावल के अवशेष मिले हैं। अगला है चिरांद बिहार। चिरांद बिहार से बस्ती स्थल और चावल और मूंग का जो संग्रह है वो मिला है। अगला है केरल में एक जगह है पोरकालम। पोरकालम से समाधि स्थल मिले हुए हैं। ये पोरकालम से समाधि स्थल। अगला है पिक्कीहल। पिक्कीहल कर्नाटक में पड़ता है और इसमें बस्ती और समाधि स्थल दोनों मिले हुए हैं। देखिए चिरांद बिहार से तो केवल बस्ती स्थल मिले हैं, पोरकालम से समाधि स्थल मिले हैं और पिक्कीहल जो कर्नाटक में है इसमें बस्ती और समाधि दोनों के स्थल मतलब मिले हुए हैं यहाँ पे पिक्कीहल में। और दक्षिण भारत में एक अंशटीला है। देखिए अंशटीला आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंशटीला उसको हमने यहाँ लिया है। ये दक्षिण भारत में अंशटीला एक क्या है, अंशटीला को आप समझ लीजिए कि क्या है कि मानव पशुओं को एक बाड़ में बांध करके रखता है और वहीं पे वो क्या है कि गोबर करते रहते हैं। वो गोबर को हटाता नहीं है, वहीं पे गोबर करते रहते हैं और वो फिर उनको हटाता है तो वहाँ एक ढेर बन जाता है गोबर का और उसमें फिर क्या करता है वो आग लगा देता है। जब वो आग लगा देता है तो वहाँ पे क्या है वो जल जाता है सब गोबर, और गोबर जल जाएगा तो क्या है एक ढेर बन जाएगा राख का। तो वही उस राख के ढेर को ही, गोबर के जले हुए ढेर को ही क्या कहते हैं, अंशटीला कहते हैं, जो दक्षिण भारत में पाया गया है। और एक मिर्जापुर में सीता कोहबर पहाड़ी पाई गई है। वहां पर 2.5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची और 5 मीटर गहरी एक गुफा पाई गई है और उसमें शैल चित्र पाए गए हैं। ये शैल चित्र तो, और वो भी किसके हैं, वो भी हेमेटाइट से बने हुए हैं। हेमेटाइट ये लगा देते हैं उसको पीस करके, घिस करके अयस्क को, और वो बना हुआ है 3 परतों में। तो इस तरह से ये यहाँ पे प्रमुख स्थल है। इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली मैंने लिए हैं। देखिए ये जो स्थल हैं ये स्थल पाषाण काल के हैं, समझ रहे हो, पाषाण काल के। अभी ना तो हम सिंधु घाटी सभ्यता पर गए, अभी सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं गए हैं, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में, और ये वाला भी हम अगले वीडियो में, आगे वीडियो जब आती रहेंगी तो वहाँ देखेंगे। अभी ये केवल पाषाण काल की बात है। पाषाण काल एक बार रिकॉल कर लेते हैं हल्का सा। पाषाण इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें इसका लिखित प्रमाण नहीं है, इसका लिखित प्रमाण तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, और इसका लिखित प्रमाण है वो है। और 1820 में जर्गनेस थॉमस व्यक्ति ने इसे धातु के प्रयोग के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया इसी काल को, जिसको पाषाण काल, इसमें पत्थरों का यूज होता है, एक है कांस्ययुगीन कांसा का युग है, और एक है लोह युग जिसमें लोहे का प्रयोग होता है। इसी कांस्य युग को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। इनके जो प्रमुख स्थल हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
ये आज जो हमने पढ़ा है वो यह पढ़ा है प्राग ऐतिहासिक काल। इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये 25 लाख से 10,000, ये 10,000 से 7,000, 9,000 से 1,000। यहाँ पर ये संक्रमण काल की स्थिति है। यहाँ पर जो कार्य करता है मानव, वो आखिर का शिकारी का और खाद्य संग्रह का आग की खोज कर लेता है। यहाँ पे पशुपालन, कुत्ता पालतू हो जाता है, यहाँ पे शिकार करता है और आग का विधिवत प्रयोग करता है। यहाँ पर पशुपालन करता है, कृषि भी करता है, स्थायी निवास भी हो जाता है और समाज की स्थापना हो जाती है। और पहिया और चाक से बर्तन बनाता है, चरखा और तगली से वस्त्र निर्माण भी करता है। यहाँ पर जो औजार होते हैं वो क्वार्ट्ज, सल्क और स्फटिक के बने होते हैं, जिसमें हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, तछड़ी, गड़ासा, बिदारनी होते हैं। यहाँ पर जो औजार बने होते हैं वो जैस्पर, चट, सूक्ष्म पत्थर और चमकदार शैल के बने होते हैं, और जिसमें तीर कमान होता है, आपके लघु पाषाण उपकरण होते हैं जो अर्धचंद्राकार, समकोण और ब्लेड के बने होते हैं। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास भी यहाँ पे कर लेता है। यहाँ पर मानव और विकास करता है, पॉलिशदार कुल्हाड़ी बना लेता है, छेनी, खुरपा, कुदाल, हल और हसिया, ये सब कृषि में यूज करने वाले औजार भी बना लेता है। यहाँ पर जो प्रमुख स्थल हैं वो अत्रिपक्कम तमिलनाडु, हथनौड़ा मध्य प्रदेश से मानव की खोपड़ी है, भीमपेटका एमपी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से, ये तीनों काल के शैलचित्र हेमेटाइट, सोहन घाटी, चापर चोपिंग संस्कृति ये बलूचिस्तान में आपका पड़ता है, हैंडेक्स क्लीवर संस्कृति ये दक्षिण भारत में है, कृष्णा घाटी कर्नाटक में है, रेनीकुंठा आपका आंध्र प्रदेश में है, सोन घाटी और नर्मदा घाटी ये मध्य प्रदेश में है, सिंह भूमि बिहार में है, नेवासा आपका महाराष्ट्र में है। इसमें मध्यकाल पे आते हैं तो मध्यकाल के प्रमुख स्थल हैं चापनी मांडा इलाहाबाद और सरायनहरा यूपी और दमदमा यूपी। ये चापनी मांडा और इलाहाबाद से आपके सरायनहरा से ये आपके मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, और दमदमा से आपका लघु उपकरण मिलते हैं जिसमें ये चंद्राकार ब्लेड के आकार के होते हैं, ये दमदमा से मिलते हैं। बागौर और आदमगढ़ से ये पशुपालन के अवशेष मिलते हैं, और भीमपेटका और बेलन घाटी मिर्जापुर से आपके शैल चित्र मिलते हैं। ऐसे ही बुर्ज होम श्रीनगर में है, गुफार कराल भी, यहाँ से गर्त होम मिलते हैं, और इंसान और कुत्ते को साथ में समाधान मिलता है। कोल्डीवा से चावल मिलते हैं, यूपी से मेहरगढ़ बलूचिस्तान से कृषि और पशुपालन और ड्रिल के औजार मिलते हैं, और लोहरागढ़ भदोही से सबसे प्राचीन स्थल चावल है, चावल का मिलता है, ठीक है, ये भदोही में। ये चिरांग बिहार में पड़ता है, चिरांद आपका, और इसमें बस्ती स्थल मिलता है, और चावल और मूंग का संग्रह यहाँ पे मिलता है। और पोरकालम केरल है, समाधि स्थल, यहाँ से समाधि स्थल मिलता है। और पिक्कीहल जो है ये कर्नाटक में है, इससे बस्ती और समाधि दोनों के स्थल मिलते हैं। दक्षिण भारत में एक अंशटीला मिलता है जहाँ गोबर का जले हुए ढेर मिलते हैं। और एक पहाड़ी है मिर्जापुर में, सीता कोबलर, यहाँ पर भी शैलचित्र मिलते हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो नेट पे भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। और एक ये मानव का क्रमिक विकास है, और यहाँ पर धीरे धीरे वो क्रमिक विकास करते हुए चलता है। यहाँ पर वो शिकारी से आता है, शिकारी में पत्थर का रगड़ता है तो आग की उत्पत्ति हो जाती है, और आग की उत्पत्ति के बाद ये जो है यहाँ पर पका हुआ मांस खाने को मिलता है इसको। फिर इसके बाद वो कुत्ते को साथ में लेकर के अपना एक कृषि का जब आविष्कार हो जाता है तो वो वहाँ पर कृषि की संकल्पना आ जाती है, तो वो स्थायी निवास भी वहाँ पर बना लेता है और एक समाज की परिकल्पना हो जाती है। पहिए का आविष्कार का, चाक और ये सब चीज़ें करते हुए मानव एक गति पकड़ लेता है, और फिर वो पहुँच जाता है आपकी नगरीय सभ्यता में, जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता है जो कांसे की खोज करेगा अभी, और कांसा निकाल करके ये कांस्य युग में पहुंच जाएगा, और इसके बाद फिर वो लोहे की खोज करता है तो वो लोहे युग में पहुंच जाता है। इस तरह से ये आज का मैंने वीडियो है जिसमें पाषाण काल का पूरा समझाने का प्रयास किया है। आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहें। धन्यवाद।